नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कल्चर में। तो दोस्तों, बिहार एसएससी की इस टेस्ट सीरीज में आज यह दूसरा सेट है जिसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है? बताइए। बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो मूल अधिकार है जो सिर्फ मतलब यहाँ अगर कोई विदेशी फॉरेनर घूमने आते हैं तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ हमारे भारतीयों को दिया जाता है। तो जो अनुच्छेद 15 है, जिसमें हम लोग जो धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के नाम पे जो भेद विभेद प्रतिषेध जो उल्लेख मिलता है कि किसी के साथ जन्म, धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ हम लोग विभेद नहीं करेंगे, ये किसमें मिलता है? अनुच्छेद 15 में। किसी के साथ मतलब होता है ना, जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, ये अनुच्छेद 15 में मिलता है। तो ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 16 में क्या मिलता है? तो अनुच्छेद 16 में है कि लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। जो सरकारी नौकरी में जो होते हैं, मतलब जो नियुक्ति, उसमें अफसर की समानता किसमें उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 16 में। कुछ अपवाद भी हैं रिजर्वेशन के रूप में, लेकिन जो है अफसर के रूप में समानता अनुच्छेद 16 में है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 19 में तो जब जानते हैं बोलने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 में मिलता है। तो ये जो केवल जो भारतीयों को जो मूल अधिकार प्राप्त है वो है अनुच्छेद 15, 16, 19 उपयुक्त सभी। चलिए कुछ और देख लेते हैं इसके बारे में। केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 मैंने बताया। अनुच्छेद 29 में दोस्तों जो उल्लेख किसका मिलता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो ये सिर्फ किसको है? भारतीय मूल। और अनुच्छेद 30 में क्या मिलता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार, ये मिलता है अनुच्छेद 29 में। तो ये जो है सिर्फ केवल भारतीयों को कौन कौन सा अनुच्छेद जो है वो प्राप्त है? वो केवल भारतीयों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 याद रखिएगा। और विदेशियों जो अगर कोई फॉरेनर आते हैं उनको भी जो मौलिक अधिकार प्राप्त है वो है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, 24, 25, 26, 27 और 28 याद रखिएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 21 में जो प्राण और स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये तो दुनिया में जितने भी इंसान है सबको जीवन का अधिकार सबको मिलना चाहिए, तो अनुच्छेद 21 तो जानते ही होंगे। लेकिन अनुच्छेद जो 14 है जिसमें उल्लेख मिलता है विधि के समानता, मतलब कानून के समानता, वो विदेशियों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 20 में जो ये उल्लेख मिलता है अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये विदेशियों को भी प्राप्त है। और ऐसे कई अनुच्छेद जो 28 तक मैंने बताया ये विदेशियों को भी प्राप्त है, याद रखिएगा। तो ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों अगर आपको नोट करने का मन हो तो। निम्न कथनों पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना अनिवार्य है। या राज्यसभा स्थायी सदन है, केवल इसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। बताइए दोस्तों। तो इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा आंसर डी, याद रखिएगा। तो इसमें क्या होगा? राज्यसभा के सभी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है, याद रखिएगा। और राज्यसभा के सदस्य का जो कम से कम जो आयु होना चाहिए वो 30 वर्ष होना चाहिए, याद रखिएगा। और राज्यसभा सदस्य जो होते हैं वो प्रति दूसरे वर्ष जो होता है 1/3 सदस्य को पदमुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि ये अस्थायी सदन है, इसलिए सिर्फ 1/3 को ही मुक्त करते हैं, फिर उनका चुनाव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब उपयुक्त सभी। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? तो दोस्तों जो धन विधेयक है उसको जो राज्यसभा है वो अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है, याद रखिएगा। तो चलिए धन विधेयक के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि कोई प्रश्न उठाता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा का अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होगा। मतलब इसका कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय लेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष लेगा, याद रखिएगा। और धन विधेयक की परिभाषा भारत के अनुच्छेद 110 में मिलती है। तो भारत का जो अनुच्छेद 110 है उसमें धन विधेयक का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। सरकार द्वारा ऋण लेने से संबंधित विनिमय, भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि से धन निकालना या जमा करना, भारत की संचित निधि से धन का विनिमय, भारत की संचित निधि या लोक लेखा में कोई धन प्राप्त करना, ये क्या है? क्या बोलते हैं धन विधेयक का मेन जो कार्य क्या है वो किससे? संचित निधि से जो पैसा निकालना या उसमें डालना का जो प्रावधान होता है वो धन विधेयक के अनुसार, तो वो किस उसमें उल्लेख, धन विधेयक का उल्लेख किसमें मिलता है? अनुच्छेद 110 में, याद रखिएगा।
कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, बताइए, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण किया हो, लगातार 10 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय का न्यायालय या में अधिवक्ता रहा हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो पहली योग्यता है कि आप भारतीय होना हो, और दूसरी जो योग्यता है कि आप भारत राज्य में कम से कम 10 वर्षों तक किसी न्यायालय में आप अधिवक्ता रहे हो, या 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पे धारण किए रहे हो। ये तो पहला तो सही हो गया। और उसका जो उम्र कम से कम जो होना चाहिए दोस्तों, वो कितना होना चाहिए? कम से कम जो उम्र का है उल्लेख नहीं है इसमें, याद रखिएगा। जो संविधान में है वो क्या बोलते हैं, न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम आयु का उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन अधिकतम जो है 62 वर्ष है, सुप्रीम कोर्ट को बढ़ा करके 65 वर्ष कर दिया गया है। अधिकतम जो है 62 वर्ष 65 है, याद रखिएगा। लेकिन जो न्यूनतम आयु है उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन एक, केवल एक सही हो जाएगा। और जानते हैं संविधान का जो अनुच्छेद 117 है, यह कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी, याद रखिएगा। तो संविधान का जो अनुच्छेद 117 है वो कहता है कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति द्वारा होगी, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जा सकता है। अगर मुख्य न्यायाधीश, जैसे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को अगर ये करना है, नियुक्त करना है, तब तो राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल मिलकर करेगा। लेकिन मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश अगर उच्च न्यायालय में चुनते हैं तो उसमें जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वो भी अपना परामर्श दे सकता है। चलिए, संविधान का अनुच्छेद 214 यह बतलाता है कि प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय होगा, याद रखिएगा। वही संविधान का अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया गया है, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 214 है वो हर एक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, इसका उल्लेख करता है। और अनुच्छेद 215 है वो बोलता है कि प्रत्येक राज्य का जो उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में भी स्वीकार किया जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। वित्तीय आपातकाल का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होने चाहिए? जैसे कि कोई अगर वित्तीय आपातकाल लागू करना है तो इसमें बोला गया है कि दोनों सदनों के द्वारा कितने माह के भीतर ये अनुमोदन का जो अनुमोदन करने का जो संकल्प है दोनों सदनों के द्वारा कितने माह के भीतर हो जाना चाहिए। तो ये है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कितना? सी, याद रखिएगा, 2 महीने के अंदर। तो अनुच्छेद 360 के तहत जो वित्तीय आपातकाल का जो लेख मिलता है वो अनुच्छेद 360 में मिलता है। इसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। हालांकि वित्तीय आपातकाल की घोषणा के 2 महीने के भीतर सदन के दोनों संसदों से इसे साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, तो वित्तीय आपात लागू करने के लिए मतलब सदन में 2 महीनों के भीतर ही साधारण बहुमत से पास करके आप वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, याद रखिएगा। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरोधी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो हाँ, याद रखिए दोस्तों कि मतलब हमारे देश में सबसे पहली बार केंद्र सरकार के विरोध में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जो सबसे पहला बार कोई जैसे केंद्र में अभी मान लीजिए बीजेपी है या कांग्रेस कोई भी है, तो उसके विरोध में जो अविश्वास प्रस्ताव अभी हाल फिलहाल लाया गया था, ये पहला बार कब लाया गया था? तो दोस्तों ये पहला बार जो लाया गया था, ये लाया गया था 1963 में, याद रखिएगा। तो 1963 में लाया गया था किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। और उन्हीं के मतलब कांग्रेस के ही एक ये थे, मतलब कांग्रेस के ही एक नेता थे, वो उन्होंने ही कांग्रेस के खिलाफ मतलब नेहरू जी के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया था। सोचिए दोस्तों, पहले कितना सहिष्णुता था कि खुद के पार्टी का आदमी खुद के पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं हम लोग के देश में आजकल लोकतंत्र के नाम पे क्या हो रहा है। तो जो पहली बार जो केंद्र सरकार के विरोध में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ये कब लाया गया था बताइए? 1963 में दोस्तों, याद रखिएगा। 1963 में सबसे पहला बात याद रखिएगा कि किसके मतलब उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? हमारे नेहरू जी ही थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 37 में। तो याद रखिएगा दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया? तो ये अनुच्छेद 37 में किया गया है। और अनुच्छेद 37 में जो कहा गया है कि जो परिभाषा है अनुच्छेद 37 की, वो ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक
प्राकृतिक में होंगे। तो इसमें कहा गया है दोस्तों कि जो मतलब अनुच्छेद 37 में कि जो राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व में जो प्रावधान मिलते हैं उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये फर्ज बनता है हमारे राज्य सरकार का कि इसको लागू करें, इनका फर्ज है, लेकिन उसको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 37 में इसका उल्लेख मिलता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रवर्तन के लिए जो अनुच्छेद का उपपद मिलता है किसमें मिलता है? अनुच्छेद 37 में मिलता है, याद रखिएगा। चेलैया समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों चेलैया समिति का जो गठन हुआ वो कब हुआ? वो 1991 में हुआ, याद रखिएगा। और चलिए जानते हैं कि चेलैया समिति किस चीज से संबंधित है। तो भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए एजेंडा तैयार करने के लिए सरकार ने 1991 में प्रोफेसर राजा चेलैया के तहत एक कर सुधार समिति नियुक्त की। सीमांत कर दरों को कम करने या व्यक्तिगत कराधान प्रणाली में सुधार लाने के लिए या कर जानकारी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए चेलैया समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो अगर प्रश्न आ जाता है कि चेलैया समिति किससे संबंधित है, तो अब डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कर प्रणाली के सुधार में संबंधित जो थी चेलैया समिति आई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रोफेसर राजा चेलैया थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध कोक उत्पादन और चमड़ा उत्पादन से है? तो दोस्तों कोक नहीं, ये कोको है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे मैं से मिस्टेक हो गया, राइटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि भूरी क्रांति से, याद रखिएगा। तो कोको उत्पादन और जो चमड़ा उत्पादन का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों? भूरी क्रांति से है, याद रखिएगा। चलिए जानते हैं कुछ प्रमुख जो क्रांति हैं। भूरी क्रांति चमड़ा और कोको से संबंधित है। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा से संबंधित है। लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। रजत फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति डेयरी या दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तेल बीज उत्पादन से संबंधित है। और जो नीली क्रांति है वो मछली उत्पादन से संबंधित है। और काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे किस प्रकार से जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पे इस नहीं होगा, किस प्रकार से जाना जाता है। तो एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग? इसे हम लोग बोलते हैं हॉट मनी, याद रखिएगा। चलिए जानते हैं हॉट मनी क्या होता है। हॉट मनी उस मुद्रा का प्रतीक है जो वित्तीय बाजारों के बीच तेजी से और नियमित रूप से चलती है, जो निवेशकों को उच्चतम उपलब्ध अल्पकालीन ब्याज दरों में लॉक करना सुनिश्चित करती है। हॉट मनी लगातार कम ब्याज दर वाले देशों से उच्च दर वाले देशों के ओर हस्तांतरित होती रहती है। तो हाँ दोस्तों याद रखिएगा, हॉट मनी जो है वो जैसे कि क्या है कि कम जो ब्याज दर वाले देश हैं से उच्च दर वाले जो देश की ओर है हस्तांतरित होती रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये क्या होता है दोस्तों? ये तुरंत आसानी से क्या होती है, एक तरफ से दो तरफ आसानी से क्या होता है? चला जाता है। आसानी से विदेश से आता है लेकिन चला जाता है, इसलिए क्योंकि ये जो है जो कम दर वाले हैं वो ज्यादा दर वाले देश की ओर जाते आते रहते हैं, इसलिए इसको बोला गया है हॉट मनी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 का डी हो जाएगा। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है। तो गन्ने का जो उचित मूल्य, जो पारिश्रमिक मूल्य है, वो कौन अति करता है दोस्तों? अनुमोदित करता है। वो करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा, जो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति है वही गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य को अनुमोदित करता है। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? हाँ दोस्तों, तो जैसे असहयोग आंदोलन हुआ था तो उसमें जितने भी ब्रिटिश सरकार दिए हुए सामान थे सभी का बहिष्कार हुआ था। तो उसमें सरकारी पदों का त्याग कर दिया गया था, ये भी सही है। विदेशी माल का बहिष्कार कर दिया गया था, जो विदेशी सामान थे या विदेशी गुड्स थे उनका बहिष्कार कर दिया गया था। अदालतों का वकील द्वारा बहिष्कार, अदालत जो थे उसमें वकीलों द्वारा बहिष्कार कर दिया गया था। लेकिन सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी इस पर नहीं हुआ था, ये तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये शामिल नहीं था, याद रखिएगा। दांडी मार्च की समाप्ति की तिथि कब थी? तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो दांडी मार्च है इसकी समाप्ति की जो तिथि है वो कौन है दोस्तों? 6 अप्रैल 1930, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी मार्च समाप्त हुआ था। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कार्यक्रम सही नहीं है। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो चौरा चौरी घटना हुई थी वो क्या हुई थी? 4 फरवरी 1922 को हुई थी, है? ये बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुई थी, ये भी सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 23 मार्च 1942 को नहीं हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। ये तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 अक्टूबर 1943 को, याद रखिएगा। 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा।
21 अक्टूबर 1943 को हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया था। तो कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 को, याद रखिएगा। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो दोस्तों सती प्रथा जो थी बहुत ही दयनीय चीज थी, जो कि अच्छा नहीं है समाज के लिए। ये हमारे देश में पहले बहुत ही जर की हुई थी। तो इसका जो उन्मूलन हुआ वो 1829 के नियम 17 के अनुसार हुआ, याद रखिएगा। तो सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ वो 1829 के नियम 17 के द्वारा हुआ। चलिए जान लेते हैं कि कौन किया था। तो समाज सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। तो हमारे जो राजा राम मोहन राय थे, ये इन्हीं के कारण जो था ये क्या हुआ था, सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। और सती एक ऐतिहासिक हिंदू प्रथा थी जिससे एक विधवा को अपने मृत पति की चिता पर बैठकर बलि देनी होती थी। सोचिए, बंगाल सती नियम जिससे ब्रिटिश भारत की सभी अदालतों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, याद रखिएगा। 4 सितंबर 1829 को जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा पारित हुआ था। तो प्रश्न ये भी आया था दोस्तों कि सती प्रथा का उन्मूलन किस वाइसराय ने किया था या किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो किसने किया था? उस समय तो गवर्नर जनरल था नहीं, गवर्नर जनरल 1858 के बाद हुआ। तो 1829 में जो थे वो गवर्नर जनरल थे भारत के, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने ही सती प्रथा का उन्मूलन किया 1829 में, धारा 17 के तहत। बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो बहावियों का जो विद्रोह कुचलने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, बताइए? ये जाता है लॉर्ड एल्गिन प्रथम को, याद रखिएगा। तो 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बहावी जो थे उनका जो विद्रोह को कुचला था वो लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, लॉर्ड एल्गिन जो प्रथम थे वो उनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1811 को, मृत्यु इनकी हुई थी 1863 को, याद रखिएगा। तो सन 1862 में लॉर्ड कैनिन के बाद भारत के वाइसराय बनकर आए थे। तो 1862 में 1857 से 1862 तक हमारे क्या कौन रहे थे? ये लॉर्ड कैनिन रहे थे। उसके बाद जो ये आए थे हमारे लॉर्ड एल्गिन बनकर वाइसराय भारत आए थे, और उनकी महत्वपूर्ण सफलता थी बहावी आंदोलन को सफलतापूर्वक दमन। तो जो बहावी आंदोलन था उसको सफलतापूर्वक दमन किया था हमारे लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने किया था। जो बहावी आंदोलन था दोस्तों वो हमारे बिहार के पटना के आसपास हुआ था, याद रखिएगा। यह एक इस्लामी धार्मिक पुनरुत्थान आंदोलन था जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि इस्लाम के जो मूल जो तत्व हैं उनमें परिवर्तन ना किया जाए। जो इस्लाम के जो रूढ़िवादी जो परंपरा है उनमें कुछ भी क्या हो, बदलाव ना हो, और वो परिवर्तन की निंदा करते थे। और बदलावों को सुधारों को इसकी वास्तविक बदलावों को सुधार इसे इसकी वास्तविक स्थिति में जैसा पहले था उसी स्थिति में रहने देना चाहते थे। आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो सैयद अहमद बरवेली ने किया था। जो बहावी आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो थे, ये भी प्रश्न बनता है तो मैंने इसलिए इसमें नोट करवा दिया, सैयद अहमद बरवेली ने किया था। आंदोलन 1820 से सक्रिय था, लेकिन 1857 के विद्रोह के मद्देनजर रखते हुए यह सशस्त्र प्रतिरोध दल में बदल गया, जो अंग्रेजों के खिलाफ एक जिहाद कहलाया। इसके बाद ब्रिटिश ने बहावियों को गद्दार और विद्रोही करार दिया और बहावियों के खिलाफ एक व्यापक सैन्य अभियान चलाया। 1870 के बाद आंदोलन पूरी तरह से दबा दिया गया। ब्रिटिश ने भारतीय दंड संहिता 1870 में देशद्रोह शब्द की घोषणा की, जो कि भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति अप्रभाव को उत्तेजित करने का प्रयास करने के लिए किया गया था, याद रखिएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा वंश शामिल नहीं था दोस्तों? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में दोस्तों वो पल्लव वंश ये थे, शामिल नहीं थे, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और जो पाल वंश थे, ये तीनों क्या थे? इसमें शामिल थे, लेकिन पल्लव नहीं था, याद रखिएगा। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था वो कन्नौज के लिए हुआ था। कन्नौज एक प्राचीन इतिहास में एक जगह हुआ करता था, एक बहुत ही ताकतवर जगह जिसको पाने के लिए सब लड़ते थे। तो वो थे पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार, लेकिन इसमें पल्लव नहीं थे, याद रखिएगा। इसका नाम ही है त्रिपक्षीय, तो तीन ही लोग होंगे, पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, शामिल नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के आदेश मिले हैं। इनमें शवों के सिर किस दिशा में है दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो सब मिले हैं वो दफनाए गए सब, उनका जो सर जो है, जो सब है, जो मृत का जो शरीर रहता था उनका जो सर है वो उत्तर की दिशा में था। तो इसको ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया दोस्तों? तो दोस्तों चतुर्थ जब बौद्ध संगति हुआ था, जो कि कुंडलवन में हुआ था, तो इसी समय क्या हो गया था, बौद्ध जो धर्म था वो दो शाखा में टूट गया था, हीनयान और महायान में, याद रखिएगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, जो प्रथम संगति जो हुई थी वो स्थान कहाँ हुई थी? राजगीर में, यानी राजगीर में, अभी नया जो नाम है इसका राजगीर है। 883 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसका उस समय जो शासन कर रहे थे वो अजातशत्रु कर रहे थे, यहाँ के जो राजा थे, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। बुद्ध के उपदेशों को सूत पीटक तथा विनय पीटक में अलग अलग करके संकलित किया गया पहले संगति में, याद रखिएगा। द्वितीय संगति में क्या हुआ? ये द्वितीय संगति का जो स्थापना हुई वो वैशाली में हुई, 383 ईसा पूर्व में हुआ। और इस समय जो शासक थे वो थे कालाशोक थे। और इस समय जो द्वितीय संगति के जो अध्यक्ष थे वो थे सावकामी थे, याद रखिएगा। भिक्षुओं में मतभेद के कारण स्थावीर एवं महासंघिक में विभाजन हो गया, याद रखिएगा।
तृतीया हुआ पाटलिपुत्रा में 250 ईसा पूर्व में। इस समय जो शासक थे वो अशोक थे, और इसके जो अध्यक्ष थे मेगालीपुत्तीस थे। और इस समय अभिधम पिटक, जो बुद्ध धर्म का तीसरा सबसे बड़ा ग्रंथ है, विनय सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। इसमें अभिधम पिटक का, और जो सूत पिटक और विनय पिटक का हुआ था वो पहले संगति में हुआ था। चतुर्थ जो हुआ था वो कुंडल वन में हुआ था, 72 ईस्वी में हुआ था। और इस समय जो राजा थे वो वसुमित्र थे, अध्यक्ष वसुमित्र थे। और यहाँ का जो इस समय जो था, मैंने बताया कि बौद्ध संघ जो था हीनयान और महायान शाखा में विभाजित हो गया था, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? तो दोस्तों महावीर जो स्वामी थे, जो सिंह के प्रतीक, इनका जो प्रतीक भी सिंह है, उनको त्रिजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक जो संप्रदाय थे दोस्तों, उसके संस्थापक कौन थे बताइए? तो ये थे मखल्ली पुत्र, याद रखिएगा। तो 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। जो आजीवक संप्रदाय था उसके जो संस्थापक थे कौन थे? मखल्ली पुत्र, याद रखिएगा। किस मुगल शासक के शासनकाल को सत्यापद कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? बताइए। तो ये शाहजहां थे। सत्यापद मतलब आप बोल सकते हैं जो कला, जैसे कि ताजमहल इन्होंने बनवाया, लाल किला इन्होंने बनवाया। तो इस को मद्देनजर देखते हुए इनके समय में बहुत अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट बने, बहुत अच्छे अच्छे मीनार बने। तो इसीलिए इनके जो काल को जो कहा जाता है सत्यपद कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। किनके? शाहजहां को। तो इसका ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो दोस्तों मुगल काल में जो मुहतसिब जो होता था उसको किसको कहते थे? उसको कहते थे आचरण अधिकारी को। जब भी जो आचरण पर हम लोग नहीं बनवाते हैं, आचरण पर पात्र या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसी समय जो मुहतसिब होता था वो आचरण अधिकारी होता था। उनका जांच परख करना होता था कि मतलब जो हमारे राज्य में रह रहे हैं उसका आदमी का आचरण विचार कैसा है, ये सब जो था मुहतसिब करता था। तो इसको मुहतसिब को क्या बोलते थे? आचरण अधिकारी बोलते थे। दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दीवाने अर्ज जो था दोस्तों वो याद रखिएगा सैन्य विभाग से संबंधित था, याद रखिएगा। जो सैन्य विभाग होते थे उसको दीवाने अर्ज कहा जाता था। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? बसावन व दसवंत जो थे वो एक चित्रकार थे, वो किस राजा के दरबार में थे? तो दोस्तों जो बसावन और जो दसवंत थे वो अकबर के दरबार में एक बहुत बड़े चित्रकार के रूप में उभरे थे, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए। तो ऑप्शन जो 27 है इसमें चलिए जान लेते हैं। नरौरा जो है वो, हाँ दोस्तों क्या है, उत्तर प्रदेश में ही है, सही है। कुंडलकुलम जो है, देखिए हाँ, कुंडलकुलम जो है वो तमिलनाडु में है, वो कर्नाटक में नहीं है, याद रखिएगा। काकरापारा गुजरात में है, सही है। तारापुर महाराष्ट्र में है, सही है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वो सुमेलित नहीं है। कुंडल वन जो है वो कहाँ है दोस्तों? विद्युत जो एटॉमिक से एक जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो कहाँ है? वो हमारे तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। काकरापारा सही है, तारापुर भी सही है और नरौरा भी सही है, लेकिन कुंडलकुलम जो है वो तमिलनाडु में। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों 38वीं जो समानांतर रेखा है दोस्तों वो किसके बीच चलती है? ये किन दो देशों के बीच में है? तो ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को दो अलग अलग एक बॉर्डर के रूप में विभाजित करती है। जैसे हम लोग को पाकिस्तान से क्या कौन सा करता है, ये मैकमोहन हो गया, ये रेड क्लिफ हो गया, उसी तरह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को एक 38वीं समानांतर रेखा दोनों को बांटती है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, हाँ ये तो सही है दोस्तों। जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, तो नहीं दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। कि जो अच्छे ईंधन है उसका जो गुण है वो जलने पे कम हानिकारी गैस का और कम अवशिष्ट पदार्थ का, जैसे कि हमारा एलपीजी हो गया, कम हानिकारक गैस उत्सर्जन करता है, और उसको जलाने पे कोयला या राख या कुछ भी धूल मिट्टी नहीं उड़ता है। तो ये दूसरा तो गलत हो गया दोस्तों, यहीं पे आंसर मिल गया आपको। ईंधन का प्रज्वलन ताप ना तो कम हो और ना ही ज्यादा हो। तो चलिए इसमें तो हो गया दोस्तों, आंसर ही मिल गया आपको, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो देखिए दोस्तों हम लोग पहले आते हैं विटामिन 7 पे। तो विटामिन 7 से क्या होता है दोस्तों? तो विटामिन 7 से हम लोग को ये होता है रक्त का थक्का जमने में मदद मिलता है। तो याद रखिएगा, नहीं रक्त का थक्का जमने में नहीं, पर्णाशी अरक्तता होना, मतलब इसका जब कमी हो जाता है तो क्या होता है? एनीमिया हो जाता है, जिसको बोलते हैं रक्त की कमी या पर्णाशी अरक्तता। तो ऑप्शन बी का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो बी का ए हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखिए मैं बता देता हूं आपको, इसका हो जाएगा ऑप्शन आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा क्या? ये ए का हो जाएगा क्या? 3 बालों का झड़ना। हाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया।
जो विटामिन के से क्या होता है, याद रखिएगा, विटामिन के रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो डी का हो जाएगा क्या, डी का हो जाएगा 2, याद रखिएगा। विटामिन ई से क्या होता है, विटामिन ए से जो बांझपन की कमी से क्या होता है, बांझपन या इम्पोटेंसी होते हैं। तो ऑप्शन सी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी का 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। और विटामिन 12 की कमी से क्या होता है, तो विटामिन 12 की कमी से जो होता है वो एनीमिया होता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है अगर विटामिन 12 B12 का कमी हो तो बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और विटामिन B7 की कम से 7 के जो कमी से होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो बालों का झड़ना स्टार्ट होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो आंसर 29 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो 29 का आंसर क्या होगा, बी होगा। तो ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सी का हो जाएगा क्या, बी का 2 हो जाएगा, और सी का 1 हो जाएगा, और डी का 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई, तो दोस्तों तारों के मध्य दूरी की याद करने की जो इकाई है वो प्रकाश वर्ष है, उसको लाइट ईयर बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, तो ये है दोस्तों वर्णांधता, इसको जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कलर ब्लाइंडनेस जो है ये महिलाओं में नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस महिलाओं में पुरुषों की तुलना में बहुत कम होता है। तो इसका 32 का ऑप्शन हो जाएगा बी, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है, तो दोस्तों जो हीमोग्लोबिन है जो कि हमारे आरबीसी में होता है, रेड ब्लड सेल में या लाल रक्त कोशिकाओं में जो होती है वो उसके अंदर एक प्रोटीन होती है जो निम्न किसका वाहक करती है, वो होती है किसका, ऑक्सीजन का वाहक। हमारा जो आरबीसी है, जो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो उसको ऑक्सीजन को वहन करती है हमारे पूरे शरीर में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होती है। हाँ दोस्तों, तो एक ऐसा तापमान बताइए, वो एक ऐसा तापमान में बदलाव जिसको परिवर्तन बिना ताप में परिवर्तन, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस में ही वो थी भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है और सॉलिड भी है, ऐसा होता है ना। तो एक उसमें जो होता है, जैसे बर्फ जो है 0 डिग्री पे जमता भी है तो उस समय 0 डिग्री पे पिघलता भी रहता है, देखिए धुआं भी निकलता है, 0 डिग्री पे जब गैस में भी परिवर्तित होता है, तो उसको बोलते हैं, उस उष्मा को बोलते हैं क्या, गुप्त उष्मा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 34 का डी, कि बिना तापमान में परिवर्तन हुए अवस्था में परिवर्तन हो जाना, उसको बोलते हैं गुप्त उष्मा। चलिए, निम्नलिखित कोशिकाओं में, कोशिका अंगों में किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों देखिए, जैसा कि केंद्र में भी जो है केंद्र में पाया जाता है, हरित लवक में भी पाया जाता है, और राइबोसोम में भी राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, हरित में भी पाया जाता है, और केंद्रक तो होता है न्यूक्लियस में ही, तो वहाँ तो न्यूक्लिक अम्ल पाया ही जाएगा। लेकिन जो जीव द्रव है जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं उसमें क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, तो इसका हो जाएगा जंतुओं के यकृत में एवं गुर्दों में। तो दोस्तों मछली का तेल में भी विटामिन ए पाया जाता है, पालक में भी और आम में भी, लेकिन जंतुओं के लीवर में या गुर्दे में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। प्रतिरोध, बताइए प्रतिरोध का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है ओम, याद रखिएगा। तो ए का क्या हो जाएगा 4। विद्युत प्रवाह का क्या होता है, वो एम्पेयर होता है। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। और पावर का क्या होता है, वॉट होता है। तो पावर का वॉट, बल का न्यूटन, प्रतिरोध का ओम, और विद्युत प्रवाह का एम्पेयर हो गया। देखिए दोस्तों, ये नोट कर लीजिएगा, इसका मैंने आंसर मैं भूल गया था, नहीं कर दे पाया इसमें, इसलिए मैंने इसी में करवा दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, तो दोस्तों लिथियम जो है वो धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व है दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो ये होता है डेंसिटी, क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम, यानी कि मास बाई वॉल्यूम, यानी कि जिसका जो वजन होगा और उसका जो आयतन होगा उसी में। तो जैसे लिथियम है उसका एटॉमिक 2 है, तो जैसे मास कम रहेगा तो डेंसिटी तो कम होगा ही। तो इसका जो हो जाएगा क्या, जो आंसर हो जाएगा 38 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। लिथियम का सबसे कम होता है धातुओं में। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन सही है, इसका जो आंसर हो जाएगा 39 का, वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक रबर में यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है, तो किसी तत्व का जो रासायनिक गुण है दोस्तों वो क्या तय करेगा, वो कौन क्या करता है। जैसे कि आप किसी तत्व को अगर किसी तत्व से जोड़ते हैं, जैसे हाइड्रोजन को ओ से ऑक्सीजन से जोड़ते हैं और पानी बनाते हैं, तो उसमें क्या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है।
तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, जब तक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा वो उसका गुण या प्रतिक्रिया नहीं बदलेगी। तो इसीलिए दोस्तों याद रखिएगा कि किसी भी तत्व का रासायनिक गुण है वो इलेक्ट्रॉन तय करता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। देव प्रयाग किन 2 नदियों के संगम पे स्थित है? तो दोस्तों जो देव प्रयाग है दोस्तों वो भागीरथी और अलकनंदा के, तो इसका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। मैं बता दूं कि टोटल बहुत 5 प्रयाग हैं। जो पहला प्रयाग है दोस्तों वो रुद्र प्रयाग है, फिर कर्ण प्रयाग है, और पहला जो प्रयाग है वो रुद्र प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर विष्णु, फिर आखिरी में देव प्रयाग। और देव प्रयाग से ही हम लोग इसको जो नदी है उसको गंगा बोलने लगता है। उससे पहले गंगा नहीं रहती है, विभिन्न विभिन्न नदी रहती है। अलकनंदा और जहां धौली गंगा मिलती है उसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा। और जहाँ पे ये अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है वहाँ पे नंद प्रयाग बोलते हैं, याद रखिएगा। और जहाँ पे अलकनंदा और पिंडारी मिलती है वहाँ पे कर्ण प्रयाग बोलते हैं। और जहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है उसको रुद्र प्रयाग बोलते हैं। और जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती है उसको देव प्रयाग बोलते हैं। और वहीं से गंगा का निर्माण होता है। तो देव प्रयाग किन 2 नदियों का संगम है? वो है भागीरथी और अलकनंदा का, याद रखिएगा। निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो दोस्तों जो कर्क रेखा है वो टोटल 7 राज्यों से गुजरती है, जिसमें एक हो गया गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, कलकत्ता हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम हो गया। टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। तो उसमें जो बीचों बीच से गुजरती है वो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है। मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है कौन? कर्क रेखा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। पहले गुजरात से गुजरती है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों? तो दोस्तों सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे ज्यादा जैव विविधता जो है, ये जो डाइवर्सिटी होता है, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। चलिए अब जानते हैं विश्व के, ये इसमें मैंने दे दिया है, इसमें जो सवाना घास स्थल था इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया। सवाना घास स्थल कहाँ है? जो सवाना घास स्थल है वो है हमारे अफ्रीका में, याद रखिएगा। तो ये देखिए प्रमुख घास के मैदान जान लेते हैं। जो प्रेयरी है वो उत्तरी अमेरिका में है। सिल्वासा, पंपास और लोनास जो है वो दक्षिणी अमेरिका में है। हंगरी में जो है यूरोप में है। स्टेपी भी यूरोप में है। बुग्याल और मर्ग हमारे भारत में। बेल्ट है जो हमारे साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। जो और केटबेरी हो गया, क्वींसलैंड और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों बांधवगढ़ है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश में हम लोग जानते हैं। रोहिला जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये सुमेलित नहीं है। जो रोहिला है वो हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। बांदीपुर कर्नाटक में है, ये सही है। और सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में है, सही है। तो ऑप्शन बी का जो आंसर होगा दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश होगा, इसीलिए ऑप्शन बी गलत है। तो ऑप्शन इसका आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा है? तो दोस्तों शीत एक होती है ठंडी जलधाराएं, एक होती है गर्म, और ठंडी को ही बोलते हैं शीत जलधाराएं। तो दोस्तों ये जो ठंडी जलधाराएं हैं वो कौन है इसमें? वो है अगुलहास। ये जो है ये नहीं है। बेगवाला, हम्बोल्ट और लेब्राडोर जो है वो ठंडी जलधारा है, लेकिन अगुलहास जो है वो गर्म जलधारा है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी, याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं बता दूं कि यहाँ पे जो ये है ये इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है। ये 0 डिग्री इक्वेटर से जो धारा प्रवाहित होती है इधर या इधर, जो इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण की ओर जाती है उसे गर्म जलधारा बोलते हैं, याद रखिएगा। और जो पोल, जैसे ये पोल है, ये पोल से जो जलधारा आती है इक्वेटर के साइड में उसको ठंडी जलधारा बोलते हैं। इधर की पोल से जो इधर जाएगी इक्वेटर की तरफ में उसको ठंडी जलधारा बोलेंगे, याद रखिएगा। तो देखिए ये जो कहाँ गया अगुलहास जो जलधारा है कहाँ से आ रही है? देखिए मेडागास्कर होते हुए, इक्वेटर से होते हुए मोजाम्बिक जलधारा को ही बाद में अगुलहास जलधारा बनता है। तो ये गर्म जलधारा है, याद रखिएगा। और जो बेगुएला जलधारा है ठंडी जलधारा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैनरी जो है वो ठंडी जलधारा है। चलिए दोस्तों मैंने बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिणी भारत की जो गंगा कहा जाता है वो कावेरी को कहा जाता है। और इसमें दोस्तों हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि दक्षिणी गोदावरी को भी दक्षिणी भारत का गंगा, दोस्तों नहीं, मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन जो होगा दक्षिणी भारत की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है। अब मैं बताता हूँ, गोदावरी को दक्षिणी गंगा के रूप में जाना जाता है और कावेरी नदी को दक्षिणी भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। गोदावरी को क्या किया जाता है? दक्षिणी गंगा के रूप में जाना जाता है, लेकिन कावेरी को दक्षिणी भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। दक्षिणी मतलब जो गोदावरी है उसको बोलते हैं कि ये दक्षिण की गंगा कौन है? गोदावरी है। लेकिन दक्षिणी भारत की गंगा कौन है? तो दक्षिणी भारत की गंगा कौन है? वो कावेरी है। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है, कावेरी को। लेकिन पूछेगा कि दक्षिणी गंगा किसको कहा जाता है? तो दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। तो याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। पूछेगा कि दक्षिणी भारत की गंगा किसको कहते हैं? तो दक्षिणी भारत की गंगा है कावेरी। लेकिन पूछेगा कि दक्षिणी गंगा कौन है? सिर्फ दक्षिणी गंगा जो है वो गोदावरी है, याद रखिएगा।
इसमें मैंने देखिए कंफ्यूजन जो पॉइंट था ये मैंने बराबर करवा दिया। कावेरी जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है, याद रखिएगा। गोदावरी जो है महाराष्ट्र के नासिक के त्रिवेंकेश्वर से निकलती है, याद रखिएगा। और कृष्णा जो नदी है वो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और कर्नाटक में फैली हुई है, यह महाबलेश्वर से निकलती है, याद रखिएगा। ये 47 जानते हैं, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर के लिए जाना जाता है दोस्तों। तो जो प्रशांत महासागर में जो ये रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है वो भूकंप और ज्वालामुखी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। यानी कि जो रिंग ऑफ फायर है ये भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये ऑप्शन बी, याद रखिएगा। एक सेकेंड, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भूकंप और ज्वालामुखी के लिए रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर का जो रिंग ऑफ फायर है वो जाना जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों देखिए, टकला मकान था रटकामा गिब्सन। दोस्तों यहाँ पे मैंने देखिए ये कर दिया, क्वेश्चन नहीं दिया है यहाँ पे कुछ भी देना था, ये मैं नहीं दे पाया, इसके लिए सॉरी। जो थार है दोस्तों, इसमें बता दूं, यहाँ पे थार जो है वो राजस्थान में है। गिब्सन वो ऑस्ट्रेलिया में है। अटाकामा जो है वो कहाँ है, यहाँ चिली में है। और टकला मकान जो है वो चाइना और मंगोलिया बॉर्डर पे है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये थार कहाँ है, राजस्थान में। अटाकामा हो गया चिली में, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में। ये सब डेजर्ट है दोस्तों, ये सब रेगिस्तान है। और टकला मकान जो है मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे, याद रखिएगा। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दे पाया, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तो देखिए मैं बता दूं कहाँ था दोस्तों, देखिए टकला मकान कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे ये सॉरी दोस्तों, टकला मकान जो है वो सिर्फ प्योर चाइना में है। और देखिए गिब्सन जो है वो कहाँ है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है, मैंने बताया था आपको। अटाकामा जो है वो चिली में है, मैंने बताया था आपको। तो जितने भी डिजर्ट है दोस्तों, मैंने देखिए इसमें करवा दिया है, ठंडी डिजर्ट और जो गर्म डिजर्ट दोनों को करवा दिया है। तो यही है दोस्तों, इसमें अगर आपको होगा तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर सकते हैं। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? ये जो प्रतिरोधात्मक और जो घर्षणात्मक बेरोजगारी है, इसको क्या बोलते हैं? ये तो हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ये ऐसा व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। जब जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी एक कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उस कंपनी से रिजाइन मार दिए, इस बीच में उस दूसरे कंपनी को ज्वाइन करने के बीच में जो आपको जो ये होता है ना, बेरोजगारी का जो समय होता है, उस समय का उसी को बोलते हैं प्रतिरोधात्मक और घर्षणात्मक बेरोजगारी, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 49 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में पे विचार करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। तो इसका ऑप्शन जो ये दोनों सही है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, जो एमएसपी है, वो मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा दोनों मिलकर इसको एमएसपी को तय करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है ये जो है लेक्चर जो 50 क्वेश्चन का टॉप 50 क्वेश्चन का खत्म होता है। और ये मतलब एक दिन ड्रॉप मैंने बोला था कि या तो मैं रोज लाऊंगा ये वीडियो, या मैं एक दिन ड्रॉप करके एक दिन छोड़ के लाऊंगा। तो मैं दोस्तों ये हर दिन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जब तक एग्जाम चलेगा मैं 50 से 60 या 70 सीट चलाऊंगा। इसमें 7000 से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ताकि एक भी क्वेश्चन अगर जीके से आपको छूट गया, अगर आप तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन में नहीं आपका नहीं छूटने वाला है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को ड्रॉप अप करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।